हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोग एकदम स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का 6ठा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। और पिछले क्लास का जो हमारा ये चैप्टर था, यानी कि हमारा जो पार्ट 1 है ना प्यारे बच्चों, यानी कि जो पार्ट 1 है वो लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक दिन में 30,000 से ज्यादा बच्चे देखे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि आप लोगों को ये चैप्टर कितना पढ़ने में अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, ये चैप्टर ना परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको तो बार बार बताते रहते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये चैप्टर ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज भी आप लोग एकदम इस चैप्टर को एकदम मन लगा करके पढ़ेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें। कोशिश क्या, पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आज हमारा ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए, सभी बच्चे तैयार हैं तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों क्लास को शेयर करिए, ताकि आज भी ढेर सारे बच्चे जुड़े और पढ़ने में आज भी एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आए। पिछले क्लास में हम आपको बहुत कुछ बताए थे। क्या क्या बताए थे पता है? पिछले क्लास में हम आपको प्यारे बच्चों बहुत कुछ बताए थे इस चैप्टर से संबंधित। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी सारे बेसिक पॉइंट हैं, वो सारे बेसिक पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में कवर कर दिए थे, जिसमें हम आपको जनन, उसके प्रकार के बारे में बताए थे। ठीक है ना। आज प्यारे बच्चों हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और जीव जंतुओं में जनन कैसे होता है, मानवों में जनन कैसे होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और पुष्प के बारे में बताएंगे, जहां से कि 5 नंबर का सवाल एकदम हर एक साल फिक्स ही रहता है। तो ये सब चीज ना आज हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर करिए जी, जितना फास्ट हो सके एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि हम क्लास को एकदम चालू कर दे भाई। हाँ, सारे बच्चे आज शेयर करेंगे। जिस तरीके से कल आप लोग शेयर किए थे ना, उसी तरीके से आज भी प्यारे बच्चों आप लोग शेयर करेंगे। और ये कौन बच्चे हैं भाई लिख रहे हैं कि सर क्या लिख रहे थे, आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। अच्छा, तो आप लोग के लिए पढ़ाई जरूरी है या मैच जरूरी है, बताओ भाई। आप लोगों के लिए पढ़ाई जरूरी है या मैच जरूरी है? चाहे भारत पाकिस्तान का मैच रहे, उन लोग का वो काम है। आखिर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, वो अपने पैसे के लिए खेल रहे हैं, वो अपने वेतन के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का काम है पढ़ना, उन लोगों का काम है खेलना। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। आप उनके काम को खड़ा होकर के क्यों देख रहे हैं? आप ऐसा काम करिए ना कि हम कुछ करें और बाकी लोग हमें देखें। ठीक है, आप कुछ ऐसा करें कि हम कुछ करें तो बाकी लोग हमें देखें। काम ऐसा होना चाहिए ना। दर्शक आप बने हुए हैं, आप दूसरे को दर्शक बना दीजिए अपने लिए, तब इसमें आपका काबिलियत है। समझ रहे बातों को? तो ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को शेयर करिए, जितना फास्ट हो सके आप लोग क्लास को शेयर करिए और सभी बच्चे को जोड़ लीजिए। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स 2024 में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि जल्दी से भाई आप लोग ना ज्वाइन हो जाइए क्रैश कोर्स में। क्योंकि ये क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों आप लोग के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। और इस क्रैश कोर्स में आपको स्पेशल लाइव क्लास के साथ एग्जाम मटेरियल और स्पेशल पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहां पर 2 हेल्पलाइन नंबर है प्यारे बच्चों, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग मदद ले सकते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो। और इस कोर्स का दाम है 199 रुपया, तो आराम से आप लोग परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आज शुरू करते हैं और क्लास को बेहतरीन तरीके से आज खत्म भी करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना हम आपसे कुछ चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, हम आपको बताए थे किस चीज के बारे में? जनन के बारे में। और जनन के बारे में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे पता है? कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से बताइए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? एकदम बेसिक सा सवाल, सबसे आसान क्वेश्चन, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। यस बाबू, बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यस, बिल्कुल बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल से प्यारे बच्चों दुर्गा पाठ स्टार्ट होने वाला है। कल से दुर्गा पाठ स्टार्ट होने वाला है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में दुर्गा पाठ स्टार्ट हो रहा है? एक बार जल्दी से बताइएगा, सही सही।
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में दुर्गा जी का पाठ हो रहा है, ठीक है ना? और आप लोग सही सही बताइएगा, क्योंकि प्रसाद खाने हम भी आएंगे, ठीक है ना? आप लोग एकदम सही सही बताइएगा, क्योंकि प्रसाद खाने हम भी आएंगे। तो प्रसाद खिलाने के डर से झूठ मत बोल दीजिएगा कि नहीं सर हमारे घर में नहीं हो रहा है। हो रहा है ना? तो एकदम सही सही बताइए कि हाँ सर हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि यस सर, नो सर हमारे घर में नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जिनके घर में हो रहा है ना, इंतजार करिएगा, हम आएंगे। और हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों जनन दो प्रकार के, जिसमें एक बताए थे अलैंगिक जनन, एक बताए थे अलैंगिक, और दूसरा प्यारे बच्चों बताए थे लैंगिक जनन, ठीक है ना? एक बताए थे अलैंगिक जनन और दूसरा क्या बताए थे? लैंगिक जनन बताए थे, याद है ना? अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार के जनन के बारे में हम आपको बताए थे। अच्छा, अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे 4 प्रकार की। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं बताइए? पहला तो हम आपको बताए थे क्या? विखंडन, विखंडन। दूसरा क्या बताए थे? जल्दी से बताइए। दूसरा बताए थे मुकुलन, दूसरा बताए थे हम मुकुलन। तीसरा क्या बताए थे? पुनर्जनन, तीसरा बताए थे हम आपको पुनर्जनन। और चौथा क्या बताए थे? बीजाणु जनन, बताए थे ना? चौथा बताए थे बीजाणु जनन। ये 4 प्रकार के ना हम आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताए थे, पिछले क्लास में याद भी होगा। पिछले क्लास में थोड़ा बहुत प्यारे बच्चों हम आपको शुक्राणु के बारे में बता दिए थे। पिछले क्लास में हम थोड़ा बहुत आपको शुक्राणु के बारे में बता दिए थे, और अंडाणु के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको हम बता दिए थे, ठीक है ना? शुक्राणु और अंडाणु के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बता दिए थे, याद है ना अच्छे तरीके से? यस सर। अलैंगिक जनन के गुण और लैंगिक जनन के गुण सब कुछ हम आपको बताए थे। अलैंगिक जनन के गुण भी प्यारे बच्चों हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। लैंगिक जनन और युग्मक ये सब के बारे में बता दिए थे। युग्मक 2 प्रकार के। अच्छा, युग्मक के बारे में नहीं बताए थे अभी ना? युग्मक के बारे में बताए थे युग्मक के बारे में जल्दी से बोलिए तो। कितने बच्चे हैं? युग्मक के बारे में बताए थे, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर, बताए थे। हाँ, नरों में जो युग्मक पाया जाता है उसे कहते हैं नर युग्मक, और मादा में जो युग्मक पाया जाता है उसे कहते हैं मादा युग्मक। ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं। ये होता है प्यारे बच्चों नर, समझ गए ना? ये जो जनन होता है ना, किसमें होता है? नर और मादा में होता है। तो इधर हो गया नर और इधर हो गया मादा, ठीक है? नर को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं ना, मेल बोलते हैं। और मादा को क्या बोलते हैं? फीमेल, मेल और फीमेल हो गया। अब आपको पता है कि नर और मादा दोनों में क्या होता है? युग्मक होता है प्यारे बच्चों। नर और मादा दोनों में क्या होता है? युग्मक। तो ये जो आप नर देख रहे हैं ना, इसमें प्यारे बच्चों युग्मक होता है। नर में क्या होता है? युग्मक होता है। और यहां पर जो आप मादा देख रहे हैं, मादा में भी क्या होता है? युग्मक होता है, ठीक है? मादा में भी क्या होता है? युग्मक, युग्मक होता है, ठीक है ना? अच्छा, नर में जो युग्मक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बोलिए जल्दी से। नर में जो युग्मक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर बुक कहां मिलेगा? बुक बाबू सब जगह हम अवेलेबल करवा देंगे। ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, और हमारे एप्लीकेशन पर भी होगा उसका लिंक, वहां से भी जाकर के आप लोग परचेज कर लेंगे। तो सब जगह पर होगा, बिल्कुल इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है ना? तो नर और मादा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर में जो युग्मक पाया जाता है उसे कहते हैं नर युग्मक, और मादा में जो युग्मक पाया जाता है उसे कहा जाता है मादा युग्मक। याद रहेगा, नर में जो युग्मक पाया जाता है उसे कहा जाता है नर युग्मक, और मादा में जो युग्मक पाया जाता है उसे कहा जाता है मादा युग्मक। और नर और मादा का युग्मक जब मिलता है प्यारे बच्चों, दोनों का जब युग्मक मिलता है ना, तो संलयन का क्रिया होता है। किस चीज का? संलयन का क्रिया होता है। आपको तो हम यहां तक बता ही दिए थे कि नर और मादा का युग्मक जब मिलता है तो संलयन का क्रिया होता है। और संलयन के क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है पता है? संलयन के क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, युग्मनज, संलयन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट भी कहते हैं। याद रहेगा ना, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जाइगोट किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है जी? जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के बाद प्यारे बच्चों क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है?
भ्रूण, भ्रूण मतलब समझते हैं कितने बच्चे? आप लोग को प्यारे बच्चों हम पढ़ाए होंगे भ्रूण हत्या के बारे में, पढ़ाए थे ना भ्रूण हत्या। ये जो आप, जैसे आपको पता है ना कि कोई भी व्यक्ति अपने माता के गर्भ में कितने महीने तक रहता है, बोलिए, सबको पता होगा ना। कोई भी व्यक्ति अपने मां के गर्भ में कितने महीने तक रहता है? तो आपका जवाब होगा कि सर 9 महीने। 9 महीने तक अपनी माता के गर्भ में रहते हैं ना, चाहे हम रहें, चाहे आप रहें, चाहे कोई भी रहे, 9 महीने तक रहते हैं। एक व्यक्ति है जो 12 महीने भी रहे थे, उस व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं? एक व्यक्ति जो है वो 12 महीने तक भी रहे थे, उस व्यक्ति का नाम जानते हैं? जैकी चैन, ठीक है ना, जैकी चैन। अपवाद सब जगह होता है, ठीक है ना। जैकी चैन अपने मां के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे, ठीक है ना। जैकी चैन जो चाइना के हीरो हैं, चाइना के एक्टर, जैसे यहाँ का एक्टर सलमान खान, शाहरुख खान है ना, वैसे वो चाइना का हीरो है, हॉलीवुड में काम करते हैं, जो वो अपने मां के गर्भ में ना 12 महीने तक रहे थे, ठीक है। लेकिन आमतौर पर प्यारे बच्चों 9 महीने तक का ही क्या होता है, गर्भाधान होता है। यानी कह सकते हैं कि 9 महीने सब लोग अपनी मां के गर्भ में रहते हैं। और जो शुरुआती का जो 1-2 महीना होता है ना, शुरुआती का जो 1-2 महीना होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे 9 महीना होता है ना, तो सबसे पहले ना मां के गर्भ में स्पर्म के बाद, जब स्पर्म जाता है और उसके बाद जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं ना, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है। तो शुरुआत का जो 1-2-2.5 महीना होता है ना, उसमें भ्रूण ही रहता है, समझ गए। शुरुआत में जो 1-2 महीना रहता है ना, वो क्या रहता है, भ्रूण ही रहता है। और इसी समय शिशु के लिंग की जांच कर ली जाती थी पहले, समझ गए ना। जिस समय भ्रूण रहता था ना, उसी समय जांच कर लिया जाता था कि आखिर मां के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की है, समझ गए। अगर लड़की होता था तो उसे गर्भपात करा दिया जाता था, उसी को कहा जाता था भ्रूण हत्या। क्या कहा जाता था, गर्भपात करा दिया जाता था, जिसे भ्रूण हत्या कहा जाता था। तो ये भ्रूण हत्या ना शुरुआती का 2-2.5 महीने में होता है। धीरे धीरे तो फिर हड्ड का विकास होता है, हाथ पैर सबका विकास होता है, और फिर धीरे धीरे बालक बन जाता है। तो शुरुआती का जो दौर होता है ना प्यारे बच्चों, यही क्या होता है, भ्रूण होता है। और इस भ्रूण के बाद धीरे धीरे क्या बनता है, संतान का उत्पत्ति हो जाता है, संतान का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया कि नर और मादा के मिलने से फलस्वरूप क्या बनता है जी, युग्मनज, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद ही क्या बनता है, संतान बनता है, समझ गए। तो यहां पर क्या लिख रहा है, एक बार क्लास को सारे बच्चे शेयर करिए। और बहुत सारे बच्चे हम यहां पर देख रहे हैं कि लगभग 1200-1300 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। तो क्या आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग ना क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, और फटाफट से क्लास को एक बार शेयर भी करिए। जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आओ भाई, हम अपना असली बात तो कहना भूल गए। अब प्यारे बच्चों सिर्फ हम लोग ना अपने लक्ष्य से कितने किलोमीटर दूर है पता है? अब हम अपने लक्ष्य से कितने किलोमीटर दूर है पता है? सिर्फ प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यानी कि अपना परिवार 10 लाख का होने में पता है ना 12,000 बस बचा हुआ है, ठीक है ना। 9,87,849 हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम लोग 12 किलोमीटर दूर हैं, 12 कदम कह लीजिए, 12 किलोमीटर कह लीजिए, जैसे भी कहिए, बस 12 दूर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये 12 कब का हो जाएगा पता नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद है कि प्यारे बच्चों 19-20 तारीख तक तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। 19-20 तक तो हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा ना? एक बार जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, हो जाएगा? एक बार सारे बच्चे जोर से बोलिए, क्या 20 तारीख तक अपना परिवार 1 मिलियन का हो जाएगा ना, 10 लाख का अपना परिवार होगा ना? यस सर, यस। चलिए, यही प्यारे बच्चों जोश खरोश के साथ एकदम बस लगे रहिएगा, और कोशिश करिए प्यारे बच्चों कि 10 लाख का जो सब्सक्राइबर है ना, ये बहुत जल्द अब कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अरे भाई अब बर्दाश्त नहीं होता है, लगता है कि कब आ जाए 1 मिलियन, ठीक है ना। और 1 मिलियन आएगा तो पता है, 1 मिलियन आएगा ना तो हमारे लिए प्यारे बच्चों अमेरिका से गोल्डन प्ले बटन आएगा, ठीक है। कहां से आएगा? अमेरिका से गूगल कंपनी भेजेगा गोल्डन प्ले बटन, और उसका ना भाई हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। लग रहा है कि वो कितना जल्दी आ जाता ना तो आप लोगों के सामने रख देते, ठीक है, कि देखो भाई तुम हम लोगों का आशीर्वाद है, ये तुम लोगों का कृपा है, तुम लोगों का मेहनत है ये, ठीक है। तो बहुत जल्द आएगा प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं, और आप लोग बस इसके लिए प्रयास करते रहिए, और हर एक बच्चे प्रयास करते रहिए कि जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे को हो सके हम जोड़ लें, ठीक है ना। जितने भी बच्चे को हो सके ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन हम आपको बताए थे, युग्मक हम आपको बता दिए थे। युग्मक बता दिए 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है ना। अच्छा, ये तो प्यारे बच्चों हो गया नर और मादा में, यानी कि अगर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं तो मनुष्य में,
मनुष्य हो गया, ठीक है ना, मुख्य रूप से कह सकते हैं तो मनुष्य में। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि क्या पेड़ पौधों में या फिर फूलों में भी क्या फूलों में भी नर युग्मक होते हैं, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों में या फिर फल फूलों में भी क्या होता है, नर युग्मक होता है, और उसे परागकण कहा जाता है। परागकण क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। परागकण क्या होता है ये प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए युग्मक दो प्रकार के होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु में अंतर हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, शुक्राणु और अंडाणु में अंतर, चित्र भी आपको बता दिए थे, ये है पुरुष जनन अंग और ये है मादा जनन अंग, और दोनों के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। और हालांकि इस क्लास में और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका चित्र हम इसका नाम क्या है, इसका नाम है शुक्राणु, समझ गए। और ये क्या है, ये है अंडाणु, ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। संलयन के बारे में बता दिया हम आपको, युग्मनज और जाइगोट के बारे में बता दिया कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयित होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये सब कुछ हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं निषेचन से, ठीक है ना। अब हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं, निषेचन से पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हैं आप लोग, यस। तो अब हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं, निषेचन से। निषेचन क्या होता है, सबसे प्रमुख बात तो यह है कि सर निषेचन होता क्या है, निषेचन कहते किसको हैं। तो निषेचन क्या है, यह कितने चरणों में संपन्न होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अभी हम आपको बताएं कि नर और मादा युग्मक जब मिलता है तो वो संलयित होता है और उसे ही निषेचन कहते हैं। अभी हम आपको यहां पर बताए ना कि नर और मादा युग्मक जब मिलता है, देखिए कहां पर बताए थे, अभी हम आपको यहां बताए कि नर और मादा युग्मक जब मिलता है, देखिए अभी हम आपको यहां बताए कि नर और मादा युग्मक जब मिलता है तो क्या संलयित होता है और उसके फलस्वरूप क्या बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन का अर्थ होता है गर्भधारण। गर्भधारण यानी कि अगर गर्भ में बच्चा आ जाए तो उसे कहते हैं कि अंडा निषेचित हो गया। अंडा मतलब समझते हैं ना, महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय से प्यारे बच्चों हर एक 28वें दिन एक अंडा बाहर निकलता है और वो शुक्राणु का इंतजार करता है, समझ गए। वो क्या करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है और शुक्राणु उससे जाकर के मिलता है तो वो क्या हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, संलयित हो जाता है, समझ गए, निषेचित हो जाता है, और इसी को कहते हैं गर्भधारण, समझ गए। ध्यान रखिएगा, निषेचन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है अंतः निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं ना जो कि अपने बच्चों को शरीर से बाहर निषेचित करते हैं, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो शरीर में निषेचित करते हैं। निषेचन मतलब आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए, उसको पाल पोस करके बड़ा करना, समझ गए। जिस समय भ्रूण है ना उसी समय से उसको पाल पोस करके बड़ा करना, उसी को निषेचन कहा जाता है। तो जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य जो है वो अपने बच्चों का निषेचन अपने अंदर करते हैं कि अपने बाहर करते हैं, यानी कि शरीर के अंदर करते हैं कि शरीर के बाहर करते हैं। आप कहेंगे कि सर मनुष्य तो शरीर के अंदर करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जो महिलाएं होती है वो अपने पेट के अंदर 9 महीने तक, अपने पेट के अंदर 9 महीने तक बच्चों को रखती है और तब जाकर के वो धीरे धीरे निषेचित होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अपने शरीर से बाहर बच्चों को निषेचित करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे ये चीज, ठीक है ना। आप लोग मुर्गी को देखते हैं, ये ना अंडे देते हैं, और ये अंडे ना जब शुरू में ये अंडे देते हैं तो इसमें बच्चा नहीं होता, सिर्फ भ्रूण होता है, समझ गए। जब शुरुआत में मुर्गी अंडे देती है ना तो इस अंडे में ना सिर्फ प्यारे बच्चों क्या होता है, भ्रूण होता है, और भ्रूण को विकास करना होता है। जैसे अगर आदमी का बातचीत किया जाए तो आदमी के पेट के अंदर भ्रूण जब आता है ना तो 9 महीने लग जाते हैं उसको बच्चा बनने में। उसी तरीके से ये जो मुर्गी का अंडा है ना, ये भ्रूण है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए कि एक तरीके से मुर्गी क्या करती है, देखते हैं डेली अपने अंडे पर आकर के बैठती है, डेली अपने अंडे पर आकर के बैठती है, इसको सेवती है, इसको निषेचित करती है, समझ गए। और तब जाकर के 20 दिन 25 दिन में क्या होता है, इससे बच्चा निकलता है। यानी कि ये जो मुर्गी है ना अपने बच्चों को अपने शरीर से बाहर निषेचित कर रही है, समझ गए, अपने शरीर से बाहर निषेचित कर रही है। लेकिन एक व्यक्ति अपने शरीर के अंदर अपने बच्चों को निषेचित करता है, तो समझ गए। तो अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन यही है। शरीर के अंदर जो निषेचन हो रहा है उसे कहते हैं अंतः निषेचन, और शरीर के बाहर जो निषेचन हो रहा है उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। याद रहेगा, शरीर के अंदर जो निषेचन हो रहा है उसे कहते हैं अंतः निषेचन, और शरीर के बाहर जो निषेचन हो रहा है उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। याद रहेगा ना। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये अंतः निषेचन किसमें होता है, मानवों में होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी स्तनधारी जीव में होता है। कोई भी स्तनधारी जीव, चाहे गाय हो जाए, भैंस हो जाए, नीलगाय हो जाए, सियार हो जाए,
ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, समझ गए ना। तो सब में जो भी स्तनधारी जीव है ना या फिर पक्षी है, सब में क्या होता है, अंतःनिषेचन। देखिए जो पक्षी होती है ना वो अंडे नहीं देती है, वो बच्चे को जन्म देती है। पक्षी को जानते होंगे, कोई भी पक्षी ले लीजिए, वो बच्चे को जन्म देती है, वो अंडे नहीं देती है। लेकिन जो अंडे देती है ना उसको कह सकते हैं कि ये बाह्य निषेचन हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम एक मच्छर के बारे में बात करते हैं, तो मच्छर अंडे देते हैं कि बच्चे, बताइए। मच्छर जो है वो अंडा देता है कि बच्चा देता है, जल्दी से बताइए। मच्छर तो आप लोग डेली 10-20 को मार देते होंगे, लेकिन बताइए कि मच्छर जो है वो अंडा देता है कि बच्चा देता है। आप कहेंगे कि सर मच्छर तो सर अंडा देता है, अंडा देता है ना। तो अंडा जब दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसको शरीर से बाहर में निषेचित कर रहा है। तो मच्छर के लिए क्या हो गया, बाह्य निषेचन, समझ गए ना। मच्छर के लिए हो गया बाह्य निषेचन, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन मादा शरीर के भीतर होता है, समझ गए ना। मादा शरीर के भीतर ही क्या होता है, संलयन होता है, तो उसे कहते हैं अंतःनिषेचन। जैसे मानव हो गया, कोई भी स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गया, इन सबों में ना शरीर के अंदर ही क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन कुछ निषेचन ऐसा होता है, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, यानी कि मादा शरीर के बाहर में अगर निषेचन हो रहा है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, समझ गए ना। तो बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, मच्छर हो गया, शैवाल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों निषेचन के बारे में, अगर आपसे पूछा जाएगा निषेचन के बारे में, तो आपको यही बताना है कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःनिषेचन, अंतःनिषेचन, और अंतःनिषेचन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अंतःनिषेचन में आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा, मानव हो गया या फिर स्तनधारी लिख दीजिएगा। स्तनधारी मतलब हो जाएगा जितने भी सारे स्तनधारी जीव हैं, इसके अलावा पक्षी हो गया, ठीक है, इत्यादि, ईटीसी कर दीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा निषेचन का दूसरा प्रक्रिया क्या होता है, एक तो हो गया अंतःनिषेचन, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन, ठीक है ना, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, ठीक है। तो बाह्य निषेचन में क्या क्या होता है, बाह्य निषेचन में मेढक लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, मेढक आप लिख सकते हैं, मच्छर आप लिख सकते हैं, मुर्गी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इत्यादि कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब ना अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना। सर मुर्गी कौन सा जनन करती है, प्लीज रिप्लाई। मुर्गी लैंगिक जनन करती है भाई, मुर्गी लैंगिक जनन करती है। मुर्गी बहुकोषीय जीव है ना, मुर्गी थोड़ी ना एक कोष की है कि वो अलैंगिक करेगी, मुर्गी लैंगिक जनन करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो निषेचन समझ गए, अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन। शरीर के अंदर में निषेचन हो रहा है तो उसे अंतःनिषेचन, शरीर के बाहर में निषेचन हो रहा है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। ओके, चलिए अब प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग समझ गए, और अब आप लोगों का असली टॉपिक शुरू होता है। और यहां से जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम ना, यहां से जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से प्यारे बच्चों दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय में भरमार क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय में ना यहां से आपका क्वेश्चन भरमार रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो यहां से ना आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से समझना शुरू करिए, ठीक है। देखिए हम आपको जीव और पादप के बारे में बताए, जीव और पादप के बारे में क्या बताए कि जीव ऐसे होते हैं, एक तो एक लिंगी होते हैं और एक जो जीव होते हैं वो द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी होते हैं। अगर हम आपसे पूछे प्यारे बच्चों कि एक उभयलिंगी जीव का नाम बताइए, आपका जवाब क्या होगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि एक उभयलिंगी जीव का नाम बताइए तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक उभयलिंगी जीव का नाम बताइए। सर कबूतर अंडा देती है, बिल्कुल कबूतर अंडा देती है, तो कबूतर के लिए क्या हो जाएगा, बाह्य निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। जो अंडे देने वाले पक्षी है ना उसके लिए बाह्य निषेचन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अच्छा, चमगादड़ क्या देती है, अंडा की बच्चा। चमगादड़ के बारे में जानते होंगे ना, चमगादड़ क्या देती है, अंडा की बच्चा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए उभयलिंगी में इसका क्या हो जाएगा, केचुआ। केचुआ प्यारे बच्चों क्या है, उभयलिंगी है। जानते हैं उभयलिंगी मतलब क्या होता है, एक ही जीव है लेकिन उसमें नर का भी जनन अंग है और मादा का भी जनन अंग है, समझ गए। जीव एक ही है लेकिन उसमें नर और मादा दोनों का जनन अंग है, तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों उभयलिंगी। और केचुआ इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बाकी जो सांप वगैरह हो गया ना, तो सांप वगैरह द्विलिंगी होता है, सांप वगैरह ना क्या लैंगिक जनन करता है, सांप लैंगिक जनन करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले एक लिंगी के बारे में, और फिर प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द्विलिंगी जिसको कि उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एक लिंगी क्या होता है।
एक लिंगी क्या होता है? एक लिंगी मतलब होता है कि जिसमें नर अलग हो और मादा अलग हो। जैसे मनुष्य क्या है? एक लिंगी है, समझ गए ना। कभी ऐसा कुछ देखे हैं, कभी ऐसा प्यारे बच्चों आप लोग देखे हैं कि एक व्यक्ति है और उसमें नर जनन तंत्र भी है और मादा जनन तंत्र भी है? कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखे हैं तो बताइए कि हाँ सर, एक आदमी को हम देखे थे, वो आदमी भी था, वो औरत भी था, ठीक है ना। कभी ऐसा व्यक्ति आपको नजर पड़े तो जरूर बताइएगा, आज से हम पढ़ाने का तरीका बदल लेंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों देखिए, कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसमें मानव का भी कह सकते हैं कि नर जनन तंत्र भी है और मादा जनन तंत्र भी है। कभी ऐसा आदमी होता है? नहीं होता है। तो मनुष्य जो है ना वो एक लिंगी है। कोई जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या है? एक लिंगी है, समझ गए ना। ध्यान रखिएगा। तो वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग रहे, वो जीव जिनमें नर अलग और मादा अलग, समझ रहे हैं ना बातों को, जिसमें नर अलग हो और मादा अलग हो, समझ गए, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग एक लिंगी। अर्थात वो वैसा जीव जिनमें एक जनन अंग पाया जाए, जिसमें एक जनन अंग हो। अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें एक ही जनन अंग होगा, चाहे वो पुरुष का जनन अंग हो या फिर अगर महिला है तो महिला का जनन अंग होगा, ठीक है ना। अगर पुरुष है तो उसमें पुरुष का जनन अंग होगा, अगर महिला है तो उसमें महिला का जनन अंग होगा, लेकिन एक पुरुष में ना एक ही जनन अंग होता है या फिर एक महिला में एक ही जनन अंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसा जीव जिनके एक जनन अंग पाया जाए उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, पपीता, अच्छा हाँ, ये पपीता का पौधा प्यारे बच्चों, पपीता का पौधा भी देखते हैं। अच्छा, पपीता का पौधा जब भी आप लगाते होंगे ना, उसमें देखते होंगे कि पपीता का पौधा दो तरीके का होता है। एक तो पौधा अगर आप लगाएंगे ना तो उसमें बड़ा बड़ा फल लगेगा, और एक पौधा लगाएंगे ना तो वो फूलहर जाता है, समझ गए ना, खाली उसमें फूल होगा, फल नहीं लगेगा। कभी देखते हैं ऐसा? आप लोग अगर पपीता लगाए होंगे, अगर प्यारे बच्चों पपीता लगाए होंगे, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर किन्नर क्या होता है? एक लिंगी की द्विलिंगी, वो भी प्यारे बच्चों एक लिंगी ही होता है, समझ गए ना, वो भी क्या होता है? एक लिंगी होता है, ठीक है। चलिए, तो हम प्यारे बच्चों पपीता के बारे में बता रहे थे कि पपीता जो होता है ना वो क्या होता है? एक लिंगी। पपीता में ना देखिए अरे भाई पढ़िए, अब आप लोग कोई किन्नर बोल रहे हैं, कोई छक्का बोल रहे हैं, अरे पढ़िए चुपचाप, जितना बता रहे हैं ना उतना सुनिए, समझिए, ठीक है ना, एंजॉय करिए। देखिए यहां पर पपीता के बारे में हम आपको बता रहे थे कि पपीता का पौधा दो तरीके का देखते होंगे, एक तो जिसमें बड़ा बड़ा फल लग जाता है और दूसरा सिर्फ फुलहर करके रह जाता है, उसमें फल उल नहीं लगता है। तो जो सिर्फ फुलहर करके रह गया ना, जिसमें फल नहीं लगा, वो मादा पपीता है। क्या है? मादा। और जिसमें फल लग गया वो पुरुष है, समझ गए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुष हमेशा फल ही देता है, समझ गए ना, पुरुष हमेशा फल ही देता है, हाँ, और मादा हमेशा फूल ही देती है, ठीक है। पपीता के बारे में बोल रहे हैं, आदमी के बारे में मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जो पुरुष, जो नर होते हैं वो क्या देते हैं? फल देते हैं, और जो मादा होती है वो क्या? फूल देती है, ठीक है। चलिए पपीता के बारे में है। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? नर में कि मादा में? जल्दी से जवाब दीजिए। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? और क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास शेयर नहीं करिएगा ना मजा नहीं आएगा, फिर समझ जाइए, समझ गए ना। तो शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? नर में। और अंडाणु का निर्माण किसमें होता है? मादा में होता है। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? तो एक लिंगी के बारे में आपको पता चल गया, एक लिंगी के बारे में आपको पता चल गया। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी यानी कि ऐसा पौधा या फिर ऐसा जीव जंतु जिसमें दोनों लिंग एक ही शरीर में होता है, समझ गए ना। कोई ऐसा जीव जंतु है जिसमें पुरुष और मादा यानी नर और मादा दोनों एक ही में है। जैसे प्यारे बच्चों केचुआ के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो जो केचुआ है ना, उसमें नर और मादा का गुण दोनों होता है, समझ गए। केचुआ को जनन करने के लिए किसी दूसरे केचुआ के पास नहीं जाना पड़ता है, सोचिएगा जरा ध्यान से। केचुआ को जनन करने के लिए ना किसी दूसरे केचुआ के पास नहीं जाना पड़ता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि केचुआ जो है वो जनन करने के लिए केचुआइन के पास जाती होगी, ऐसा नहीं होता है। वो केचुआ खुद में ही प्यारे बच्चों अपने आप में जनन कर लेता है। उसके अलावा सरसों का जो पौधा होता है, सरसों का जो पौधा है ना, ये भी क्या होता है? द्विलिंगी। सरसों का पौधा क्या होता है? द्विलिंगी। कभी सरसों का पौधा ऐसा देखे हैं कि कुछ सरसों में फल आया और कुछ सरसों बस फूलहर करके रह गया, खाली फूल निकल करके रह गया? कभी ऐसा होता है? नहीं। तो सरसों का पौधा क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, उभयलिंगी। उसके अलावा गुड़हल का फूल, इसको आप लोग ना ओड़हुल का फूल भी कहते हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं? ओड़हुल का फूल भी कहते हैं, समझ गए। तो ओड़हुल का फूल भी क्या होता है? उभयलिंगी होता है।
उसके बाद ना ये चीज क्या है जरा इसके बारे में समझिएगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किसी बच्चे के पेट में कीड़ा हो जाता है, देखते हैं कोई छोटा सा बच्चा है और बहुत ज्यादा मिट्टी खाता है, क्योंकि छोटा बच्चा को ना मिट्टी खाने का आदत रहता है, उसको मिट्टी बहुत पसंद होता है, समझ गए, छोटा बच्चा को मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद होता है तो मिट्टी ज्यादा खाता है। तो मिट्टी खाने से क्या होता है, उसके पेट में जोंक हो जाता है, देखते होंगे ना, जब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो सिरप देंगे पीने के लिए, कोई दवाई देते हैं तो जोंक मर जाता है, समझ गए। तो उसके पेट में, उसके आंत में जो जोंक हो जाता है ना प्यारे बच्चों, उसके शरीर के अंदर जो जोंक हो गया ना वो यही वाला जोंक रहता है, और आंत में जाकर के ना कुछ इस तरीके से ही वो क्या करता है, चिपक जाता है, आंत में जाकर के कुछ इस तरीके से ही वो चिपक जाता है। तो ये भी जो होता है ना, ये भी उभयलिंगी होता है, ये भी क्या होता है, उभयलिंगी होता है, ध्यान रखिएगा। तो उभयलिंगी का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को, जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी। अभी हम आपको बता ही दिया कॉन्सेप्ट पूरा, कि जैसे केचुआ हो गया, सरसों का फूल हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, कृमि हो गया, इसको कृमि कहा जाता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें नर और मादा लिंग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं, अर्थात वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों जनन तंत्र पाया जाए उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ, सरसों, गुड़हल, कृमि। समझ में आ गया। तो ये सब ना प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना, जल्दी से बोलिए। यस सर। चलिए, तो एक लिंगी और उभयलिंगी, द्विलिंगी आप लोग सब समझ गए ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको अब ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि परीक्षा में 5 नंबर तो आपका कंफर्म है। समझ रहे हैं बातों को। अभी हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं ना कि परीक्षा में आपका 5 नंबर प्यारे बच्चों कंफर्म है, और वो टॉपिक हमारा क्या है, पुष्प फूल। वो टॉपिक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, पुष्प फूल। यानी कि अब हम आपको ना फूल के बारे में बताने वाले हैं, समझ गए, किस चीज के बारे में बताने वाले हैं, फूल के बारे में बताने वाले हैं। जरा आप लोग गौर से सुनिएगा, ये 5 नंबर का प्रश्न आता है और 5 नंबर का ही लाजवाब प्रश्न आता है। और फूल के बाद हम लोग सीधे चले आएंगे मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र पर, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फूल के बारे में। ये तो आप लोग फूल में देख रहे होंगे कि ये फूल के सबसे बीच वाला भाग होता है, ये ना फूल का क्या होता है, ये प्यारे बच्चों फूल का सबसे बीच वाला भाग होता है, आपको पता होगा ये फूल का सबसे बीच वाला भाग होता है, ठीक है। और इस तरीके से कुछ संरचना रहता है जी, बीच वाला भाग में देखिएगा ना, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या रहता है, कुछ संरचना रहता है फूल में, रहता है ना कि नहीं रहता है, बोलिए। आप लोगों को इसी तरीके से क्या बनाना है, फूल बनाना है, समझ गए। आप लोगों को इसी तरीके से प्यारे बच्चों फूल बनाना है। नीचे से क्या कर देना है, एक पंखुड़ी लगा देना है, नीचे से प्यारे बच्चों एक पंखुड़ी लगा देना इस तरीके से, बड़ा प्यारा सा। और ये सबसे नीचे ना प्यारे बच्चों एक पत्ता होता है फूल में जो लटका हुआ रहता है, देखते हैं दोनों तरफ एक पत्ता इस तरीके का होता है ना जो सबसे नीचे में लटका हुआ रहता है, ओके। और उसके बाद कुछ पत्ता जो होता है वो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, कुछ पत्ता जो होता है ना वो प्यारे बच्चों क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्ता होता है, कुछ टाइप का, देख रहे हैं ना, ये कुछ इस टाइप का बड़ा बड़ा पत्ता होता है, देख रहे हैं कितना बढ़िया से फूल बन गया। आप लोगों को ना अगर परीक्षा में आ जाए ना तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्या करना है, फूल का चित्र आप लोगों को बना देना है। तो ये क्या हो गया, पत्ता हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पत्ता हो गया प्यारे बच्चों। अब चलिए इसके अंदर में, फूल के अंदर में देखते होंगे कि ढेर सारे ना छोटे 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 इस तरीके के होते हैं, समझ गए, जैसे इस तरीके से होते हैं, यहां से निकला और ये प्यारे बच्चों ना यहां से ये मतलब इस तरीके का होता है, यहां पर किनारे पर ना इस तरीके का होता है, देखते होंगे फूल में ना इस तरीके का जरूर भाग रहता है, देखते हैं। कितने बच्चे देखे हैं, जल्दी से एक बार बताइए तो एकदम ईमानदारी के साथ कि हाँ सर हम देखे हैं। कितने बच्चे इस प्रकार का फूल देखे हैं, जल्दी से बताइए कि हाँ सर हम इस प्रकार का फूल देखे हैं, देखे हैं ना आप लोग, जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर हम देखे हैं। चलिए बिल्कुल देखे होंगे प्यारे बच्चों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो ये वाला हिस्सा होता है ना, अब हम आपको बताते हैं कि बाकी सब क्या होता है। देखिए जी, ये जो सबसे नीचे वाला फूल देख रहे हैं ना, ये वाला फूल प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है बाह्य दल। क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे निचला वाला जो फूल है, ये जो सबसे नीचे जो 2 फूल ना, सबसे नीचे देखिएगा कि 2 फूल इस तरीके से लटका हुआ रहता है, देख रहे हैं ना, 2 फूल एक इधर और एक इधर। तो ये वाला फूल और ये वाला फूल क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा,
दोनों जो फूल है वो क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा। अच्छा, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला नहीं प्यारे बच्चों, हम ऊपर वाला के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये जो सिर्फ ये वाला जो डंटी वाला हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है पुंकेसर। इसको क्या कहा जाता है, पुंकेसर। पुंकेसर, इसको ना पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पुंकेसर कहते हैं। और यही वाला हिस्सा जो अगला वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, ये वाला जो आपका जो भाग है ना, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश। और परागकोश के अंदर ही होता है पराग, क्या, परागकोश के अंदर ही होता है परागकण। क्या होता है, परागकण। और परागकण को फूलों का स्पर्म कहा जाता है। समझ रहे हैं, परागकण को फूलों का स्पर्म कहा जाता है। परागकण को क्या कहा जाता है, फूलों का स्पर्म कहा जाता है। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी आगे हम आपको परागकोश और परागकण के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये जो आप बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो प्यारे बच्चों बड़ा सा पत्ता देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दल। अब चलिए, बाहर वाला का तो काम खत्म हो गया। अब असली जो चीज होता है प्यारे बच्चों, वो इस जो घड़ा का जैसा संरचना आप लोग देख रहे हैं ना बीच में, ये जो आप घड़ा के जैसा संरचना बीच में देख रहे हैं ना, असली चीज यही होता है। समझ गए ना। और ये जो आप घड़ा के जैसा संरचना देख रहे हैं, इसको प्यारे बच्चों वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तिका। ध्यान रखिएगा, इसको ना क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। और वर्तिका के अंदर में होता है प्यारे बच्चों वर्तिकाग्र। वर्तिका के अंदर में होता है वर्तिकाग्र, यानी कि आप जो ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये है आपका वर्तिकाग्र। ये क्या है आपका, वर्तिकाग्र है। याद रहेगा, इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। अच्छा, अब समझिएगा अंडाशय कहां पर होता है। अंडाशय आप देख रहे होंगे कि ये बीच में ना एक प्यारे बच्चों अंडा के जैसा भाग है। क्या है, अंडा के जैसा भाग। तो जाहिर सी बात है कि अंडा कहां रहता है, अंडाशय में रहता है। तो ये जो आप जो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं सुराही के जैसा, इसी को प्यारे बच्चों अंडाशय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अंडाशय। इसी को ना अंडाशय कहा जाता है। और अंडाशय के अंदर में जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, इसको प्यारे बच्चों जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायांग। समझ गए। अच्छा, ये जो आप बाहर वाला हिस्सा देखें, इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, इसको बाह्य दल कहते हैं। तो इतना चीज कम से कम आपको फूल के बारे में जानना होगा। अगर इतना चीज का जानकारी आप रखते हैं, इतना सब्सक्राइबर दिखाइए सर। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं, पहले समझ लो इसको। देखिए, पहले इतना चीज का अगर जानकारी रखते हैं ना, तब जाकर के प्यारे बच्चों समझिए कि आपका क्या पुष्प के बारे में टोटल चीज जानकारी हो जाएगा। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, पता है क्या सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि पुष्प की संरचना के बारे में बताइए, पुष्प की संरचना को सचित्र बताइए, पुष्प की संरचना को सचित्र बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प की संरचना को सचित्र बताइए, तो कैसे बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प की संरचना को सचित्र बताइए, तो फिर आप कैसे बताइएगा, आपका जवाब क्या होगा। तो इसको ना प्यारे बच्चों लिखेंगे हमें, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। फूल के तो बारे में समझ गए ना। ये आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको प्यारे बच्चों फूल का चित्र बना करके, आपको फूल का चित्र बना करके और उसमें ना पूरा नाम लिख करके भेजना है कि किस अंग का क्या नाम है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। इस तरीके से फूल बनाना है और फूल बना करके आप लोगों को क्या करना है, उसका नामांकन करना है, नाम लिखना है और नाम लिख करके प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। ओके, चलिए, हाँ जी, आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा ना। यस, तो यहां से चलिए अब हम आपको बताते हैं पुष्प के बारे में। पुष्पी पादप किसे कहते हैं, तो जिस पौधों में फूल उगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। जिस पौधों में फूल उगता है उसे पुष्पी पादप। देखिए, पादप मतलब क्या होता है, पौधा, और पुष्पी मतलब फूल, यानी कि फूल वाले पौधा को क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। यानी कि जिस पौधा में फूल उगा उसको पुष्पी पादप कहा जाता है। ठीक है ना। अब पुष्प की संरचना कैसी होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं।
सबसे पहला चीज होता है बाह्य दल। बाह्य दल हम आपको क्या बताइए, देखिए जो सबसे निचला वाला हिस्सा है ना, सबसे निचला वाला, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला जो प्यारे बच्चों आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका क्या है, बाह्य दल है। ये आपका क्या है जी, बाह्य दल है। ठीक है, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, बाह्य दल है। ये दो जो फूल होता है ना प्यारे बच्चों, ये बाह्य दल होता है, समझ गए ना। इसी को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यहां पर भी फूल में देखिएगा सबसे निचला हिस्सा बाह्य दल है, बाहरी चक्र होता है। इसकी संरचना हरे रंग की छोटी पत्ती नुमा होती है। सबसे छोटा पत्ता देखिएगा यही वाला होता है, सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला ही क्या होता है, सबसे छोटा पत्ता होता है। ठीक है ना, सबसे नीचे वाला ही क्या होता है, सबसे छोटा पत्ता होता है। ठीक है, जिससे बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। जब ये संयुक्त होते हैं तो इन्हें बाह्य दल पुंज कहा जाता है। आप लोगों को हम फिजिक्स में पढ़ाए थे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, पढ़ाए थे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो उसी प्रकार से बाह्य दल के समूह को, जैसे एक बाह्य दल ये हो गया, एक बाह्य दल देखिए इधर हो गया, तो दो बाह्य दल हो गया ना, तो इसके समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। यह सहायक अंग होते हैं। इसका कार्य क्या है, कार्य है कि बाह्य दल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना। यानी कि वर्षा जब होता है, धूप जब पड़ता है, तो इसके जड़ की सुरक्षा करता है मुख्य रूप से, समझ गए ना। इसके तना और जड़ का ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। बताइए हो जाएगा ना याद, यस सर। तो इसका जड़ और तना का क्या करता है, सुरक्षा करता है बाह्य दल पुंज, मुख्य रूप से धूप और पुष्प से। तो सबसे पहला अंग क्या हो गया, बाह्य दल पुंज हो गया। उसके बाद दूसरा होता है प्यारे बच्चों दल चक्र। अभी हम आपको बताएं कि दल चक्र क्या होता है। अभी हम आपको क्या बताएं, दल चक्र। देखिए ये जो बड़ा सा पत्ता देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, दल चक्र कहा जाता है। तो लिखेंगे दल चक्र पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। बाह्य दल चक्र के अंदर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है, तथा इन रंगीन पत्रों को दलपत्र कहते हैं। यह प्रायः 2 से 6 दलों का बना होता है, समझ गए ना। यह प्रायः 2 से 6 दलों का बना होता है। यह परागन हेतु कीटों को आकर्षित करता है। देखिए आप लोग देखते होंगे अक्सर कि फूल पर ना बिढ़नी हो गया, मधुमक्खी हो गया, कीट पतंग हो गया, आकर्षित होकर के फूलों की ओर जाते हैं। देखते हैं ना, आकर्षित होकर के फूलों की ओर जाते हैं और फूलों पर जाकर के बैठते हैं, समझ गए। तो ये आकर्षित करने का काम कौन करता है, बाह्य दल। कौन करता है, बाह्य दल, सॉरी दल चक्र ही करता है। ठीक है ना, मधुमक्खियों को, कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम कौन करता है, बाह्य दल पुंज ही करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है, कीटों को आकर्षित करके परागन में सहायता करना। कीटों के कारण ही जानते हैं फूलों का जनन भी होता है। कीट के कारण फूल का जनन होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कीट के कारण फूल का जनन कैसे होता है। ठीक है ना, आगे हम आपको बताएंगे। तीसरा होता है प्यारे बच्चों क्या, पुमंग। तीसरा होता है पुमंग। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। पुंकेसर जो है, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाए थे, कौन वाला हिस्सा, चलिए बताते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप लोग को हम बताए थे ना, ये वाला हिस्सा, इसी को क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पुमंग के बारे में हम आपको क्या बताए, यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जो नर अंगों का बना हुआ होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, जिनको पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर में एक द्विपालिका रचना होती है, जिसे पराग कोश कहा जाता है। और पराग कोश पतले लचीले तंतु के सिरे पर स्थित होता है। पराग कोश में पराग कणों की उपस्थिति होती है। आपको हम अभी क्या बताए थे, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा, ये प्यारे बच्चों होता है पराग कोश। ये क्या होता है, पराग कोश होता है। और इसमें ही क्या होता है, परागकण। तो जो पराग कोश होता है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, देखिए पुंकेसर से। जो पराग कोश है वो किससे जुड़ा हुआ है, पुंकेसर से जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो पुंकेसर से जुड़ा हुआ रहता है पराग कोश, और पराग कोश में होता है परागकण, जो कि जनन में सहायता करता है, फूलों के जनन में सहायता करता है। तो ये तीसरा हो गया पुमंग। अब चौथा प्यारे बच्चों जायांग होता है, जिसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। अब जायांग क्या है, ध्यान रखिएगा। ये जो सबसे बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये अपना क्या है, जायांग है। ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये क्या है, जायांग है। इसी को क्या कहा जाता है, जायांग कहते हैं हम लोग इसी को। ठीक है, जायांग ना उसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जायांग सबसे फूल का सबसे अंतिम भाग है। तो लिखेंगे पौधे का मादा जनन अंग ही जायांग कहलाता है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा, ये मादा जनन अंग होता है। और पौधे का मादा जनन अंग ही क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, जो पुष्प के बीचों बीच में पाया जाता है। देखिएगा सबसे पुष्प के ना बीचों बीच में ही क्या पाया जाता है, जायांग पाया जाता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, यानी कि ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो भाग आप लोग देखते हैं, ये प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। यानी कि ऊपर वाला जो ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों चिपचिपा होता है। ये वाला भाग जब फूल पर भौरा आकर के बैठता है ना, जब फूल पर भौरा आकर के बैठता है, या फिर कोई मधुमक्खी या फिर कोई कीट पतंग आकर के बैठता है ना, तो उसके पैरों में जो पराग कोष लगे होते हैं ना, वो यहां करके चिपक जाता है। अब उसके पैर में पराग कोष कैसे लगा, अभी आपको हम जब स्वपरागन और पर परागन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर प्यारे बच्चों ये चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चिपचिपा होता है। क्या होता है? ये चिपचिपा होता है, जिस पर पराग कण आकर के क्या होता है? चिपक जाता है। और अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक नर अंड कोशिका होती है। तो ये पुष्प के बारे में परीक्षा में ना प्यारे बच्चों हर हाल में लिखना होता है। ठीक है, पुष्प के बारे में परीक्षा में लिखना होता है। तो सबसे पहला काम पुष्प का चित्र बनाना है, पुष्प को सभी महत्वपूर्ण अंगों का नाम लिखना है, और कम से कम ये 4 चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बाह्यदल, जो कि सबसे निचला पत्ता होता है। दूसरा प्यारे बच्चों दल चक्र, जो ये बड़ा वाला पत्ता है। तीसरा प्यारे बच्चों क्या होता है? पुमंग होता है। तीसरा पुमंग होता है, जिसके बारे में अभी आपको बताए। ठीक है ना, जिसके बारे में पुंकेसर के बारे में बताया, पुमंग, जिससे कि पराग कोष जुड़े होते हैं, पराग कण। और उसके बाद जायांग या स्त्री केसर, जो कि सबसे बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सबसे बीच वाला। तो ये 4 अंग प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। एक बार बताइए कि अगर फूल के बारे में आ जाएगा तो आपसे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, एक बार दिखाइए कि हाँ सर फूल के बारे में आ जाएगा तो अब हम लिख लेंगे। जल्दी से बताइए कि हाँ सर फूल के बारे में आएगा तो अब हम लिख लेंगे बहुत बढ़िया से। जल्दी से बताइए कि हाँ सर अब फूल के बारे में अगर आएगा तो हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई। और 88 होने वाला है, बस 33 बचा हुआ है। ठीक है ना, बस 33 हो जाएगा ना तो 88 हमारा अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा, कहीं कोई बात नहीं है। और आप लोग भाई पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रयास करते रहिए। और सारे बच्चे लिख रहे हैं, एक बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं सर। ठीक है ना, 2 बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं सर, बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि यस सर। ये नहीं सर लिखने वाले कौन कौन बच्चे हैं भाई, जरा इनको हम देख लेते हैं, इनका हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि आखिर ये पढ़ भी रहे थे या फिर कहीं और रहे थे। हैं? आप पढ़ाई कर रहे थे फिर समझ में नहीं आया, या फिर ध्यान ही नहीं था तब समझ में नहीं आया? नहीं समझने का भी 2 कारण है ना। एक होता है कि सर बहुत दिमाग लगाए लेकिन तैयो समझ में ना आया, और एक होता है कि सर दिमागे नहीं लगाए, दिमागे इधर उधर था। ठीक है ना, तो इसलिए समझ में नहीं आया। तो वैसे बच्चों के लिए दोबारा बताना ठीक नहीं है, आप लोग दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, तो हम पुष्प के बारे में बात करते हैं। और परीक्षा में सवाल आता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें। समझ गए ना, पुष्प का नामांकित चित्र, नामांकित मतलब होता है चित्र के साथ नामाकरण करना। जैसे अगर कोई हमारा चित्र बना दिया, अगर कोई हमारा चित्र बनाया तो सिर्फ हम कहेंगे कि ये हमारा चित्र है, लेकिन चित्र के साथ साथ अगर दर्शा दिया कि ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये आंख है, तो कान है, तो उसको कहते हैं नामांकित चित्र। यानी कि चित्र तो बनाया लेकिन नामांकित करके बनाया, यानी कि सभी अंगों का नाम लिख करके बनाया। समझ गए ना, तो ये जो प्यारे बच्चों फूल होते हैं ना, इसका नामांकित चित्र हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नामांकित चित्र। यानी कि पहले इसका हम लोग नामांकित चित्र बना लेंगे इस तरीके से। नामांकित चित्र तो बनाना बड़ा आसान है, समझ गए ना, आराम से आप लोग, हालांकि अपना मन से भी अगर बनाना चाहिएगा ना तो खूब बढ़िया से आप लोग चित्र बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए ना, कि सबसे पहले क्या करिए आप लोग प्यारे बच्चों, इस तरीके से ना, इस तरीके ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तरीके से बना लीजिए। समझ गए ना, ऊपर में एकदम दिल के जैसा आकार एक बना लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब यहां से क्या करिए, अब यहां से क्या करिए पता है, तरीके से नीचे कर लीजिए यहां से। चित्र तो बनाना बड़ा आसान है जी, आप लोग चाहे ना तो बड़ा आसानी के साथ चित्र बना सकते। ठीक है, आप लोग अगर चाह जाए ना तो बड़ा आसानी से के साथ प्यारे बच्चों आप लोग क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया देख लीजिए, ये चित्र तो कितना आसानी से बन रहा है ना। इसी तरीके से अगर आप लोग चित्र बना लें तो कितना आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए पुष्प का चित्र नहीं बन गया, इसी तरीके से करना था। और इसके अलावा इसमें क्या कर देंगे,
ये जोड़ देते हैं परागकोश, ठीक है ना। इसमें क्या जोड़ देते हैं, परागकोश जोड़ देते हैं जी। देखिए नहीं बन गया, इसी तरीके का था ना, है कितना बढ़िया से बन गया, कितना लाजवाब तरीके से। तो इसी तरीके से बना करके ना प्यारे बच्चों आप लोग को भेजना है और इसका ना नामकरण कर देना। जैसे इसका नाम क्या था, जल्दी से बताइए। ये जो आप सबसे निचला वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसका नाम क्या था, वर्तिका था कि वर्तिकाग्र था कि बाह्यदल पुंज था, क्या था नाम, जल्दी से बताइए। ये जो सबसे निचला वाला हिस्सा देख रहे हैं, अभी हम आपको बताएं कि सबसे निचला वाला हिस्सा को बाह्यदल कहते हैं, और दोनों अगर ढेर सारे बाह्यदल होते हैं तो उनको बाह्यदल पुंज कहते हैं, समझ गए ना। तो क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, समझ गए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, इसको दल कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा बताए ये वाला जो हिस्सा है ये परागकोश है, ठीक है ना। ये क्या है, परागकोश है। इसके अंदर में, परागकोश के अंदर में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, तो ये वाला परागकोश हो गया। अच्छा, ये वाला बता दीजिए क्या है, ये वाला जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो इसको हम क्या बताए थे, ये जायांग होता है, क्या होता है, जायांग होता है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा क्या होता है, जल्दी से बताइए। अभी प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, देखिए तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, क्योंकि अंडा इसी में है, समझ गए ना। तो इसको अंडाशय बोलते हैं। और अब प्यारे बच्चों कम से कम एक सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा का नाम लिख दीजिएगा, और उस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, वर्तिकाग्र कहते हैं। इस हिस्सा को ना हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र, क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र। तो लीजिए इसी तरीके से तो बनाना है। अगर इतना बना दिए तो समझिए कि 3 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अगर इतना बना दिए ना तो 3 नंबर समझिए आपका कंफर्म हो गया। तो क्या फूल बनाना बड़ा कठिन काम है, कुछ नहीं कठिन काम है प्यारे बच्चों, एकदम आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं, समझ गए ना, एकदम आसानी के साथ। देखिए चूंकि 5 नंबर का आता है इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सुराही बना देना है इस तरीके से, समझ गए ना, एक सुराही बना देना है। क्या करना है, एक सुराही बना देना है प्यारे बच्चों इस तरीके से। क्या बन गया, सुराही बन गया। ऊपर में ना आप इस तरीके से यहां पर कर दीजिए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें एक डंठल लगा दीजिए। दूसरा स्टेप देख लीजिएगा, क्या क्या हम स्टेप कर रहे हैं, जो स्टेप देखिएगा तब बनाने आएगा, नहीं तो इसे घुमाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया ना। अब क्या करना है, इसमें प्यारे बच्चों इस तरीके से ना एक चित्र बना देना है, समझ गए ना, तरीके से इसमें एक चित्र बना दीजिए। और उसके अलावा ना ये प्यारे बच्चों यहां से एक हो गया ये, और ये दूसरा यहां से ये हो गया। और अब क्या करिए, अब तीसरा नंबर यहां से ये कर दीजिए, पत्ता बड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। यहां से ये कर दीजिए, यहां से ये कर दीजिए, और यहां से यहां, यहां से यहां, बन गया जी पुष्प। ये हो गया, यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया, और लीजिए यहां से ये हो गया, बस बन गया पुष्प। इसी तो ऐसे ही तो करना है, इतना कर दिए तो बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। सर आई एम ए ड्राइंग आर्टिस्ट, तब तो बढ़िया से बना करके भेजिएगा, अगर हो सके तो हमारा भी फोटो बना दीजिएगा अगर ड्राइंग आर्टिस्ट है तो, ठीक है। चलिए, तो अब फूल के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, चित्र बनाना समझ गए। चित्र बना लीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, चित्र के साथ नामांकन करना होगा लेकिन तब 3 नंबर मिलेगा। और इसके बारे में व्याख्या कर दीजिएगा, यानी कि बाह्य दल के बारे में, दल चक्र के बारे में, पुमंग के बारे में, जयांग और स्त्री के सर के बारे में तो कर दीजिएगा ना, तब क्या हो जाएगा पता है, आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। जब इतना कर दीजिएगा तो पूरा 5 नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम रासायनिक अनुवर्तन के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो गति होती है ना, यानी कि इसके अंदर में जो गति होती है, आपको पता है कि सबसे ऊपर में यहां से प्यारे बच्चों प्रवेश करता है, समझ गए ना, पराग कण यहां से प्रवेश करता है और यहां से प्रवेश करके इस तरीके से आता है और इस तरीके से आकर के इस अंडाशय के साथ मिलता है। तो ये जो गति हुआ ना कि यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, आप कहिएगा कि सर यहां कहां से आता है। देखिए होता क्या है कि इसका पराग कश, इसका प्यारे बच्चों पराग कोश यहां पर है, सोचिएगा जरा ध्यान से, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। इसका ना जो पराग कश होता है ना यहां पर, मतलब समझिए कि फूल का जो स्पर्म है, शुक्राणु है जो यहां पर, आप ऐसे समझिए फूलों का जो शुक्राणु है वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। अब इसको जाना है प्यारे बच्चों यहां पर, समझ गए, क्योंकि यहां पर जाएगा ना तब ना यहां से जाकर के जनन कार्य होगा, तो ये यहां से आकर के अंडाशय के साथ मिलेगा। तो शुक्राणु यहां पर है, अंडाणु यहां पर है, दोनों कैसे मिलेगा सोचिए जरा ध्यान से। फूल में ना शुक्राणु यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और अंडाणु यहां पर है, और दोनों को आपस में मिलना है, तो कैसे मिलेगा पता है, देखिए कैसे मिलता है। इसका जो जनन होता है ना वो दूसरे पर निर्भर करता है,
जो फूलों का जनन होता है ना वो दूसरों पर निर्भर करता है। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक मधुमक्खी आया और मधुमक्खी उड़ते 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 आकर के यहां पर बैठ गया, समझ गए। एक मधुमक्खी आया और उड़ते उड़ते आकर के यहां पर बैठ गया। अब जब मधुमक्खी यहां पर बैठा, बिढ़नी यहां पर बैठा, तो उसके पैर में चिपक गया क्या, परागकोश। क्या चिपक जाता है, परागकोश चिपक जाता है। तो यहां से मधुमक्खी बैठा और उसके पैर में परागकोश चिपक गया। अब ये मधुमक्खी उड़ करके जाएगा और जाकर के हो सकता है कि किसी दूसरे फूल के यहां पर बैठ जाए, या फिर इसी फूल के यहां पर बैठ जाए, समझ गए ना, इसी फूल करके यहां पर बैठ जाएगा, या फिर किसी दूसरे फूल जो अगल बगल का फूल रहेगा उसके ऊपर में जाकर के यहां पर बैठ जाएगा, समझ गए। तो यहां वाला परागकोश अब कहां आ गया, यहां आ गया ना। यहां पे जो पराग कण था प्यारे बच्चों इस पराग कोश के अंदर में, वो कहां आ गया, यहां पर आ गया ना। तो ये पराग कोश अब आ गया यहां पर, और यहां पर भी चिपचिपा पदार्थ है जिससे यहां सट जाता है, और जब यहां पर पहुंच गया तब तो फिर इसके अंदर गति होता है और अंडाणु सागर के मिल जाता है। और ये जो गति हुआ ना उसे कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन, समझ गए। तो समझ में आया कि फूलों में जनन कैसे होता है, फूलों में जनन कैसे होता है, समझ में आया। हाँ, अब एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पराग कण क्या है। देखो भाई, पराग कण, अब आपको पता है कि नर में क्या होता है भाई, शुक्राणु। नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है। मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है। तो आपको पता है ना कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तब जाकर के बच्चे का निर्माण होता है, तब जाकर के अपने जैसे कोई दूसरे संतान को जन्म देते हैं। उसी तरीके से फूल में तो यहां पर अंडाणु है ही, फूल में तो अंडाणु यहां पर है। अब इसको जरूरत किसका है, शुक्राणु का। तो ये शुक्राणु जो है ना प्यारे बच्चों, फूलों में पराग कण के रूप में रहते हैं। किसके रूप में, पराग कण के रूप में रहते हैं, समझ गए ना। तो पराग कण ही जाकर के यहां पर मिलता है, तो पराग क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि नए फूल का निर्माण होता है, फल बनता है। समझ गए सारे बच्चे, समझे, एक बार जल्दी से बताइए। यस सर, समझ गए। तो अब प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि परागन क्या है और परागन की कितनी क्रियाएं होती है। परागन, हाँ देखिए यही है प्यारे बच्चों परागकोश, देख रहे हैं ना, सॉरी परागकोश, और परागकोश में पराग कण है, देख रहे हैं ढेर सारे इसमें पराग कण है, छोटे 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 छोटे। और यहाँ देखिए मधुमक्खी बैठा हुआ है ना, मधुमक्खी बैठा हुआ है, और ये मधुमक्खी उड़ेगा तो जाकर के यहां पर बैठेगा, और यहां पर बैठेगा तो यहां पर इसके पैर में चिपक जाएगा परागकण, और ये फिर जाकर के ऊपर में बैठ जाएगा, समझ गए ना। तो यही होता है परागकण, हम चित्र भी यहां पर लगा दिए हैं। तो परागन क्या होता है, जब किसी पुष्प का पराग कण निकल करके किसी दूसरे फूल या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। और परागन दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागन और परपरागन। मतलब समझे, ये जो फूल का जो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये पराग कण है, समझ गए ना। जैसे देखिए ये फूल का ये क्या है जी, पराग कण है। अब इस फूल का पराग कण हो सकता है कि किसी दूसरे फूल के पराग कोश में चला जाए, समझ गए ना। या फिर हो सकता है कि मधुमक्खी यहां से उड़ेगा और इसी फूल के ऊपर जाकर के फिर से बैठ जाएगा, तो इसी फूल को ये खुद निषेचित कर देगा। या फिर इस फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के पास जाकर के क्या हो जाएगा, मधुमक्खी के द्वारा चला जाएगा। तो फूलों में ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से हम बोल रहे हैं फूलों के बारे में, कि जो फूलों में जो जनन होता है ना, वो होता है मधुमक्खी और कीट पतंगों के कारण। अगर मधुमक्खी और कीट पतंग न रहे तो क्या प्यारे बच्चों फूलों में जनन क्रिया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर कीट पतंग या मधुमक्खी न रहे तो फूलों में जनन क्रिया हो पाएगा, क्योंकि भाई पराग कण तो किसी तरीके से ऊपर ले जाकर के पहुंचाना है वर्तिकाग्र के पास, पराग कण को हमें वर्तिकाग्र के पास पहुंचाना है। एक बच्चे लिख रहे हैं कि नो सर नहीं हो पाएगा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि नो सर नहीं हो पाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कस करके आंधी आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि कस करके आंधी आया, तेज हवा चला, और इसके अंदर जो पराग कण था वो उड़ करके किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चला गया, समझ गए ना। वर्तिकाग्र यानी कि सबसे ऊपरी वाले भाग पर पहुंचना है। यहां पर जो पराग कण है ना, इसको वर्तिकाग्र तक आना है। तो यह भी तो हो सकता है कि तेज हवा आया और तेज हवा के कारण पराग कण उड़ करके यहां पर आ गया, और जैसे ही पराग कण यहां से यहां आया तो जनन हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मधुमक्खियों के द्वारा ही आएगा प्यारे बच्चों, तेज हवा के कारण भी फूलों में क्या हो जाता है, जनन होता है, समझ गए ना। तेज हवा के कारण भी फूल क्या होते हैं, निषेचित होते हैं, ठीक है। तो अब से ये मत बोलिएगा सिर्फ मधुमक्खियों के कारण, ठीक है ना। तेज हवा के कारण भी क्या होता है, तेज हवा चलेगा तो ये पराग कण यहां से उड़ करके यहां पर चला आएगा, समझ गए ना, निषेचित हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो
हो रहा है ना, ये दो तरीके का होता है परागन, दो तरीके का, स्वपरागन और परपरागन। अब स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है, जरा हम आपको इस चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाना चाहेंगे। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से प्यारे बच्चों ना हम आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहेंगे। देखिए जरा ध्यान से, इस चित्र को ना जरा आप गौर से देखिए, इस चित्र को प्यारे बच्चों जरा आप गौर से देखिए। ये जो आप मधुमक्खी देख रहे हैं, समझ गए ना, ये जो आप मधुमक्खी देख रहे हैं, ये देखिए यहां से उड़ा और यहां और यहां, यहां से उड़ा और यहां। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जरा देखिए आप लोग गौर से, आपको पता चलेगा प्यारे बच्चों कि ये जो मधुमक्खी था, ये जो मधुमक्खी है ना, ये शुरू में आकर के कहां बैठा, पराग कोश के ऊपर आकर के बैठा, पराग कोश के ऊपर आकर के बैठा। और पराग कोश के पर बैठने के बाद अगर ये अपने फूल के वर्तिकाग्र पर बैठ जाता, अगर ये अपने फूल के वर्तिकाग्र पर यानी कि यहां पर बैठ जाता, यहां से मधुमक्खी उड़ा था और अगर यहां आकर के बैठ जाता तो ये कहलाता स्वपरागन। क्या कहलाता, स्वपरागन, क्योंकि प्यारे बच्चों इसी का परागकण इसके ऊपर में आकर के पड़ गया। समझ गए ना, यानी कि इसी फूल का परागकण, अगर एक ही फूल का परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसे कहते हैं स्वपरागन। लेकिन मधुमक्खी क्या किया, इस पराग कोश पर बैठा और यहां से परागकण को अपने पैर में चिपकाया और यह किसी दूसरे फूल पर जाकर के बैठ गया। समझ गए ना, ये किसी दूसरे फूल पर जाकर के बैठ गया। तो अगर किसी दूसरे फूल पर जाकर के बैठ गया ना तो उसे कहते हैं क्या, पर परागन। पर मतलब दूसरा और परागन मतलब दूसरे फूल के द्वारा वहां क्या हो रहा है, परागन हो रहा है। तो अगर अपने फूल के द्वारा खुद परागन हो जाए तो स्वपरागन, अगर अपने फूल के द्वारा ना होकर के दूसरे फूल के द्वारा परागन हो तो उसे कहते हैं पर परागन। समझ गए, तो ये है प्यारे बच्चों पर परागन। तो ये परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है पर परागन। तो आपको सबसे पहले जानकारी रखना है कि स्वपरागन क्या है। सबसे पहले जानकारी आपको रखना है कि आखिर स्वपरागन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब परागन की क्रिया किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह स्वपरागन कहलाता है। क्या बता रहे हैं, एक ही फूल का परागकण अगर किसी एक ही फूल के ऊपर पड़ता है तो उसे कहते हैं स्वपरागन। याद रहेगा ना, एक ही फूल का, देखते हैं प्यारे बच्चों अगर बाहर में फूल हो ना तो हम आपको फूल ला करके समझा देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारे घर के बाहर होगा। ओ सॉरी भाई, इतना देर से हम बिना माइक का ही बोल रहे थे। तो फूल दिखा दिए हम बिना माइक के। हम बोल रहे थे प्यारे बच्चों, हम बोल रहे थे ना क्या, सॉरी माइक चालू नहीं था भाई, हम पूरा दिखा भी दिए।
हम क्या बोल रहे थे ना कि ये ओड़हुल का जो फूल होता है ना, उसके अंदर में देखिएगा ना, तो यहां पर देखिए, यहां पर प्यारे बच्चों आपको पीला पीला कलर का दिखाई देगा, और ये ना दाना के जैसा कण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए है ना, ये जो दाना कलर के होता है ना, इसको प्यारे बच्चों अगर झाड़ेंगे ना तो झड़ जाएगा, समझ गए ना। ये दाना जो होता है ना, ये क्या होता है, परागन होता है ये। और अगर किसी मधुमक्खी के द्वारा अपने फूल पर बैठ जाए तो स्वपरागन, किसी दूसरे फूल के ऊपर जाकर के बैठ जाए तो ये पर परागन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब साउंड है ना, जरा देख लीजिए। हेलो, है ना, समझ गए। तो यहां तक प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब परागन की क्रिया किसी फूल के पराग कोश से परागकण उसी पौधे के फूल पर पड़ जाए तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि एक फूल का परागकण अगर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पड़े तो स्वपरागन। और ध्यान रखिएगा, परपरागन क्या है, जब परागन की क्रिया किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है परपरागन। क्या कहलाता है, वह पर परागन कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा, वह क्या कहलाता है, पर परागन कहलाता है। ठीक है ना। यस, तो स्वपरागन और पर परागन आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, याद रहेगा। यस सर, बिल्कुल। तो चलिए प्यारे बच्चों, अच्छा अब प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है, उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा, क्या पता है, मानव जनन तंत्र, जिसका इंतजार आप लोग भाई कर रहे थे। ठीक है, हाँ। चलिए, उत्तक संवर्धन क्या है ये प्यारे बच्चों, प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव कृत्रिम तरीके से, समझ गए ना, ये कृत्रिम तरीके से जो है ना ये पौधा उगाया जाता है, उसको कहते हैं उत्तक संवर्धन। तो क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में संपन्न होने वाला अलैंगिक प्रजनन होता है। पेड़ पौधों में ही संपन्न होने वाला क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें पौधा के शीर्ष भाग को कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व युक्त बर्तन में रखा जाता है। ठीक है ना, जिसमें पौधा के शीर्ष भाग को कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व युक्त बर्तन में रखा जाता है। देख रहे हैं ना, ये कृत्रिम बर्तन में रखा गया है, पोषक तत्व युक्त बर्तन में क्या, इस पौधे को रखा गया है, सबको सीसी में, जिसके फलस्वरूप असंख्य कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है। और जब इसको इस तरीके से रखा जाता है ना, जिसमें असंख्य कोशिका बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। और इसी कैलस के माध्यम से जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है, और उसे बाद में एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रोप दिया जाता है, यानी कि इसको यहां से निकाल करके किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया, समझ गए ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, उत्तक संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तक संवर्धन कहा जाता है, याद रहेगा ना। यस सर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हमें लगता है कि क्या, हाँ, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। यहां तक फूल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया ना। आपके घर के बगल में अगर फूल होगा तो देखिएगा उसके सबसे नीचे में जाकर के परागकण होता है। ठीक है, उसको ना आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो उसको प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, जहां तक आज पढ़ा दिए ना वहीं तक आज रहने दीजिए प्यारे बच्चों। इस चैप्टर को ना हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगली क्लास यानी कि सोमवार को हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना। लेकिन कल आप लोगों का होने वाला है मैथ का त्रिकोणमिति का महामैराथन। मैथ के त्रिकोणमिति का महामैराथन होने वाला है। मैथ के त्रिकोणमिति का महामैराथन, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पुरुष यौवना आरंभ के बारे में बताएंगे कि जब पुरुष यौवन यानी कि जब युवा हो जाता है, 12-13 वर्ष से ऊपर हो जाता है, तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। उसके अलावा मानव जन, उसके बाद स्त्री यौवनारंभ के बारे में बताएंगे, नर जननांग के बारे में बताएंगे, मादा जननांग के बारे में बताएंगे। तो ये सब प्यारे बच्चों हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। यानी कि अगली क्लास में ना आपका टॉपिक ही रहेगा मानव जनन तंत्र। क्या रहेगा, अगली क्लास में आपका टॉपिक ही रहेगा मानव जनन तंत्र, समझ गए। चलिए, अगली क्लास में मानव जनन तंत्र प्यारे बच्चों पूरा पढ़ा देंगे हम आपको, और थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज जितना पढ़ा है सारे बच्चे को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया। आज हम आपको जितना पढ़ाए हैं क्या उतना पूरा समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दीजिए अगर आ गया हो तो। ठीक है ना।
एक बार जल्दी से बता दीजिए कि यस सर आज पूरा समझ में आ गया। और मैथ प्यारे बच्चों आपका 8:30 बजे से होता है ना, लेकिन कल संडे है ना, कल संडे है तो प्यारे बच्चों कल क्या होने वाला है, त्रिकोणमिति। कल होने वाला है आपका त्रिकोणमिति का, कल होने वाला है त्रिकोणमिति का वन शॉट। पूरा त्रिकोणमिति प्यारे बच्चों लगभग खत्म हो जाएगा। कितना, लगभग 5 से 6 घंटे का क्लास चलेगा, 5-6 घंटे का क्लास चलेगा और पूरा त्रिकोणमिति आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 से 6 घंटे का क्लास चलेगा और पूरा त्रिकोणमिति आपका खत्म हो जाएगा। तो कल प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये समय रहेगा आपका 6:45 से, और 6:45 से लेकर के लगातार 12 बजे रात तक चलेगा जी, ठीक है ना। 6:45 से 12 बजे रात तक चलेगा। तो कल आप लोग खा पी करके बढ़िया से तैयार रहिएगा ताकि पूरा त्रिकोणमिति आपका खत्म हो जाए, ठीक है ना। पूरा त्रिकोणमिति आपका खत्म हो जाए, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। समझ गए ना। हाँ, और आज प्यारे बच्चों अभी 8:30 बजे से मैथ होने वाला है, तो जाइए और मैथ का क्लास करिए, ठीक है। जाइए और मैथ का क्लास करिए और कल 6:45 से तैयार रहिएगा। शाम में ही धर्मेंद्र सर आप लोगों को त्रिकोणमिति पूरा कल कंप्लीट करवा देंगे, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, पूरा मतलब पूरा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कल त्रिकोणमिति का पूरा वन शॉट होने वाला है। फिलहाल आज का ये क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है ना। कब से कब तक, अरे कब से कब तक, 6:45 से 12 बजे, 6:5-11, मतलब सोच लीजिए लगभग 5 घंटा से ऊपर का क्लास होगा कल, ठीक है। तो अच्छा, 5 से ऊपर घंटा के क्लास करने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है, बोलिए जल्दी से एक बार। 5 घंटा से ऊपर का क्लास करने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, हाँ या ना। तैयार है ना, यस, तैयार भी रहिएगा, ठीक है ना। तैयार रहिएगा प्यारे बच्चों, ओके। समझ गए, चलिए। मजा आ गया सर, मजा आ गया, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। तो अगली क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा प्यारे बच्चों मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए। अगली क्लास में मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।